हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा नॉलेज हब। तो ये आज की जो वीडियो है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स का सब्जेक्ट जो है हमारे सेमेस्टर 8 में उनका यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो है। तो जिसने भी अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो। तो बिना देर किए आज की वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है सेकेंड, होलसेल पेमेंट सिस्टम। ये होलसेल पेमेंट सिस्टम क्या होता है? सो बेसिकली जो होलसेल पेमेंट सिस्टम होता है, इससे पहले हमने एक पेमेंट सिस्टम पढ़ा था, रिटेल पेमेंट सिस्टम, फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 में जो है होलसेल पेमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली ये बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन का सिस्टम जो मेनली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच होता है। इसमें जो है हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, आपकी फास्ट और सिक्योर वे होता है। बेसिकली ये बैंक्स और कंपनीज यूज़ करती है होलसेल पेमेंट सिस्टम को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिटेल पेमेंट सिस्टम में इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस होती है, बट इसमें जो है इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। ठीक है, ये बैंक्स, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए कहा जाता है कि वो उन फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन मानी जाती है ये वाला सिस्टम। तो बेसिकली होलसेल पेमेंट सिस्टम के अंदर पहला हमारा आरटीजीएस आता है। आई होप आपको आरटीजीएस पता होगा क्या होता है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन रियल टाइम और इंडिविजुअल बेसिस पर सेटल होते हैं। बेसिकली इसमें आपका इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है आपका मनी, नो वेटिंग, इसमें कोई बैचिंग का सिस्टम नहीं होता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट होता है। तो बेसिकली इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रियल टाइम सेटलमेंट है, इसमें प्रोसेसिंग करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। ग्रॉस बेसिस है, इसमें कोई नेटिंग नहीं होती है आपकी। नो पर ट्रांजैक्शन लिमिट, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। ये अबव 2 लाख के लिए होता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा कि आरटीजीएस हमेशा अबव 2 लाख के लिए होती है। ठीक है, इमीडिएट फाइनलिटी रहती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेसिकली इसमें रिड्यूस रहता है सेटलमेंट रिस्क कि आपकी ट्रांजैक्शन अटक नहीं सकती है। ठीक है, सेकंड है इंश्योर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इसमें लिक्विडिटी का भी मैनेजमेंट जो है इंश्योर होता है और साथ में सपोर्ट रहता है कॉर्पोरेट बैंकिंग का इसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अ कंपनी ट्रांसफरिंग 5 करोड़ टू अ सप्लायर। अगर ये नॉर्मली देखा जाए फिर 5 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किया जाए सप्लायर के थ्रू, तो आरटीजीएस के थ्रू जो है वो सप्लायर को सब जो है पेमेंट कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू। सेकंड जो इसमें आता है वो आपका आता है हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफ़र। सो बेसिकली जो हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफ़र होता है ये ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें अबव 2 लाख का यूज़ या उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरली ये जो है लार्ज पेमेंट्स के लिए होता है, ये आपका सिक्योर होता है। एंड थर्ड थिंग इज़ बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली ये जो है हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये इसके ही अंदर ही जो है हमारा आरटीजीएस भी आ जाता है और जो लार्ज एनईएफटी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफ़र में। और साथ में जो हमारा स्विफ्ट वाला जो फंक्शंस होता है क्रॉस बॉर्डर, जब हम करते हैं ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के थ्रू, तो वो वाली जो सर्विसेज है वो भी हमारी हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफ़र के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जनरली ये यूज़ किया जाता है, मैंने बताया प्रॉपर्टी डील्स के लिए यूज़ किया जाता है, बैंक की सेटलमेंट के लिए और गवर्नमेंट्स की पेमेंट्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। थर्ड जो हमारा आता है वो होलसेल पेमेंट सिस्टम है, वो आता है इंटर बैंक सेटलमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये बैंक के बीच फाइनल पेमेंट सेटलमेंट का प्रोसेस है। मोस्टली सेंट्रल बैंक हमारा कौन? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई एंड बैंक के थ्रू बैंक में होता है ये जनरली। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बैंक टू बैंक एडजस्टमेंट होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में एडजस्टमेंट आरबीआई के थ्रू होती है। एंड थर्ड थिंग इज़ फाइनल बैलेंस अपडेट होता है। जनरली जैसे कि व्हेन बैंक ए ट्रांसफ़र फंड टू बैंक बी, तो ये सेटलमेंट प्रोसेस है ये थ्रू सेंट्रल बैंक के किया जाएगा और सुपरवाइज, जैसे आपको पता है कि आरबीआई सुपरवाइज करता है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हुई बैंक ए और बैंक बी के बीच में, तो इनको जो सेटलमेंट करेगा वो हमारा इंटरबैंक सेटलमेंट सिस्टम कहलाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेसिकली मेंटेन्स करता है बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी को। ठीक है, कि जनरली अगर इन केस बैंक्स में अगर लिक्विडिटी नहीं है किसी एक बैंक में, तो वो दूसरे बैंक से हेल्प मांग सकता है कैश के लिए। ठीक है, या ट्रांजैक्शंस के अमाउंट के लिए। नेक्स्ट है इसमें इंश्योर लिक्विडिटी फ़्लो। तो बेसिकली ये आपका लिक्विडिटी फ़्लो को भी मेंटेन करता है। अगर एक बैंक में जैसे लिक्विडिटी नहीं है, मैंने आपको बताया, तो दूसरे बैंक से वो हेल्प ले सकता है। थर्ड है प्रिवेंट सिस्टमिक रिस्क। इससे जो एक हमारा सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो भी जो है वो कम हो जाता है बैंक्स का।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया कि रिटेल एंड होलसेल पेमेंट बैंक्स में क्या सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि रिटेल पेमेंट सिस्टम में आपका इंडिविजुअल और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज आते हैं, और होलसेल पेमेंट में आपका बैंक्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर आता है। सो बेसिकली जैसे दूसरा जो बेसिस है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का है, तो हमारा रिटेल पेमेंट सिस्टम में जो है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। होलसेल में आपका ज़्यादा होता है। थर्ड जो डिफ्रेंसिएशन है वो हाई वॉल्यूम का है, तो हमारे रिटेल पेमेंट्स में हाई वॉल्यूम रहता है और होलसेल में हमारा वॉल्यूम कम रहता है। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं रिटेल पेमेंट्स बैंक में यूपीआई, कार्ड्स एंड वॉलेट्स का और होलसेल में आपका आता है आरटीजीएस, इंटरबैंक ट्रांसफ़र एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट जो बेस है वो है सेटलमेंट का। तो बेसिकली इसमें आपको जो सेटलमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैच वाइज होता है रिटेल पेमेंट सिस्टम में, बट होलसेल में आपका रियल टाइम पे होता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। और रिस्क लेवल की बात अगर की जाए तो रिटेल पेमेंट सिस्टम में लो रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू होलसेल। होलसेल में आपका सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है। सो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर होता है जिसमें हम जो डाटा होता है आपका वो ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है स्टोर होता है और चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग जैसे दे रखा है, ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। सो बेसिकली जो डाटा होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म्स जो में जो है स्टोर रहता है, और इसे ब्लॉक्स जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें आपका ट्रांजैक्शन के डाटा रहते हैं, हैश वैल्यूज़ रहती हैं, और साथ में प्रीवियस ब्लॉक का जो है वो भी डाटा रहता है। तो दिस क्रिएट इमोटेबिलिटी। ठीक है, ये जो है जनरली जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल है कि अपने डाटा को मेंटेन्स करने में, क्योंकि जनरली आपका ये सिक्योर होता है और ट्रांसपेरेंट रहता है और टैम्पर प्रूफ और डिसेंट्रलाइज्ड इसमें सिस्टम रहता है। इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, कि कितने तरह के ब्लॉकचेन्स होते हैं। तो पहला हमारा ब्लॉकचेन है पब्लिक ब्लॉकचेन। तो जैसे इसके नाम से समझ आ रहा है, पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब है सभी के लिए ओपन है, यानी कि जो डाटा है, जो लेजर है वो सभी के लिए ओपन है और सभी जो है इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है आपकी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है। सेकेंड है आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, यानी इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, कोई एक जो है पर्टिकुलर इसे जो कह सकते हो आप कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है। थर्ड जो टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है वो है कंसोर्टिज्म ब्लॉकचेन। सो बेसिकली ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यानी मिल के कंट्रोल करती है। तो आई होप आप जो है इसे अपनी लैंग्वेज में इसे इलेबोरेट कर सकते हो। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली समझा दे रही हूँ और छोटे छोटे पॉइंटर्स में आपको समझा दे रही हूँ, कि जिससे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखने के लिए ईजी रहे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आपको मैं नोट्स भी, अगर आप चाहेंगे मैसेज करेंगे कि मुझे इसके लिए आप कमेंट्स कर दीजिए ना, कि आपको इसके लिए लंबा नोट्स चाहिए या फिर कोई पॉइंट है जो नहीं समझ रहा है उसे एलैबोरेट करना है, तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक हमारा एप्लीकेशन बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी का जो है इसमें रोल क्या है। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी का जो मीनिंग है मैं आगे आपको समझाऊंगी, और अगर जैसे नॉर्मल वे में अगर आप समझना चाहें कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो बेसिकली एक डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन क्या है, पहले बैंकिंग का। ठीक है, तो बैंकिंग का क्या एप्लीकेशन, यानी जो बैंक से, जैसे आईसीआई बैंक हैज़ टेस्टेड ब्लॉकचेन इन ट्रेड फाइनेंस। तो जो आईसीआई बैंक है उन्होंने जो ट्रेड फाइनेंस के लिए ब्लॉकचेन की जो हमारी सर्विस है उनको अडॉप्ट किया है। ठीक है, इससे क्या है, उन्हें फास्टर डॉक्यूमेंटेशन रहती है, रिड्यूस रहता है फ्रॉड से, और लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट रहती है। सेकेंड है सप्लाई चेन में। तो बेसिकली सप्लाई चेन में यानी कि प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करने में भी हेल्प करती है। ब्लॉकचेन ट्रैक प्रोडक्ट मूवमेंट। अगर जब एक दूसरे से ब्लॉक्स कनेक्टेड है, डाटा हमारा कनेक्टेड है, तो हमें इससे सप्लाई चेन के बारे में भी समझने में हेल्प मिलती है कि प्रोडक्ट की मूवमेंट क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, काउंटरफीट गुड्स, सब इन सभी चीज़ों का जो एक मेंटेन प्रोडक्ट की ट्रैकिंग है वो हेल्प रहती है। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, यानी कि जैसे जनरली ऑटोमेटिक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, व्हेन कंडीशंस आर मेड, जब जहाँ पे जैसे हमारी कंडीशन जो है वो मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस क्लेम ऑटो सेटलमेंट, कि इन केस अगर आपने इंश्योरेंस का क्लेम करना है तो वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। ठीक है, अगर डाटा वो आपके पास जो है वो मेंशन्ड है इसके अंदर, मतलब आपने वो डाटा पे एग्री है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है
उसे कैच कर लेगा और उसे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको समझाया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल एसेट है जो सिक्योर्ड है क्रिप्टोग्राफी की, बट बिल्ट इन ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन के ज़रिए बनती है। ठीक है, जैसे इसका बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, और भी बहुत से मेजर कॉइन्स हैं जैसे रेपल, ठीक है, एथेरियम, ये आ सकते हैं एग्जाम्पल में। और अगर आप इसे एग्जाम्स में लिखते हो एग्जाम में तो काफ़ी मार्क्स का प्लस पॉइंट है ये आपका। ठीक है, अगर नाम लिखते हो तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिप्टो करेंसीज़ के? जनरली आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल्स में कि क्रिप्टो करेंसी आई है, डिजिटल करेंसी जो किसी को दिखती नहीं है और फिजिकली जो इसे डिजिटली जो है ट्रांजैक्शन होती है आपकी। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं कि क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि नो सेंट्रल अथॉरिटी, किसी की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इस पर सभी जो है वर्क कर सकते हैं। लिमिटेड सप्लाई है इसकी, यानी कि आपने देखा होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में अलाउड भी नहीं है, यानी वो उस तरह की ट्रांजैक्शंस जो है इंडिया में अभी सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही है, मतलब बहुत ही कम ही है, आप समझो ना के बराबर है। पीयर टू पीयर यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र है आपका, यानी कि अगर इन केस आप किसी को क्रिप्टो करेंसी देते हो, वैसे इंडिया में अलाउड नहीं है, बट जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे के अकाउंट में। लेट सपोज मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, मैं ए हूँ, ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र किया बी को, ठीक है, पेमेंट किया, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र है। फोर्थ है इसमें वॉलेटाइल, तो यानी प्राइस चेंज फास्ट है, यानी कि ये जो इसकी प्राइस है ना क्रिप्टो करेंसी की वो बहुत ही जल्दी चेंज होती है, इसलिए कहते हैं पब्लिक इंडिया में कि इसको यूज़ इसलिए कम किया जाता है कि इसकी प्राइसेस का कोई वो नहीं है कि अभी अगर ये 80 पे है तो 90 का, तो इसमें चेंजेस आते हैं, तो इसलिए इंडिया के अंदर बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बॉर्डरलेस, तो यानी ग्लोबल ट्रांसफ़र है, यानी कि आप इंडिया से बाहर फॉरेन किसी भी देश में आप इसका ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफ़र करने का मतलब पेमेंट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की, इकोनॉमिक पे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के दो इफेक्ट रहते हैं, तो पहला हम पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का पॉजिटिव इफेक्ट क्या था। तो पहला इनोवेशन इन पेमेंट्स, तो यानी कि इससे क्या है, जो पेमेंट है वो इनोवेट हो रही है, यानी कि आपका पेमेंट करने का जो मोड है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो पेमेंट्स है आप फास्ट एंड मॉडर्न वे में कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो फॉरेन जो पेमेंट है, इंटरनेशनल पेमेंट है, उसको भी अच्छे से कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस एफिशिएंसी, यानी कि आप चीप एंड क्विक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी कम प्राइस पे आपको इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लग रही है। ठीक है, तो काफ़ी ईजिली आप कर रहे हो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो यूज़र को अपना मनी पर कंट्रोल है, यानी कि यूज़र जो है वो अपना मनी चाहे फॉरेन में है किसी को पेमेंट कर रहा है तो ईजिली कर सकता है, उस पर उसकी अथॉरिटी है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इस पर आपको। अब इसके नेगेटिव वे क्या है, तो एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी प्राइस की कोई भी वो नहीं रहती है वैल्यू, कि कभी भी चेंजेस हो जाती है प्राइस इसका। स्पेकुलेटिव बबल्स है, रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो केस है वो भी आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है टैक्स इवेजन्स, कई लोग जो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ जो है वो टैक्स को एवेजन करने में यूज़ करते हैं। सो आई होप टैक्स इवेजन का मीनिंग आप समझते होंगे, अगर नहीं आपको पता तो मैं बता देती हूँ। जैसे टैक्स इवेजन्स बेसिकली होते हैं इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, ये इलीगली टैक्स से बचना या टैक्स ना देना बाय हिडिंग इनकम या गलत इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहो तो गवर्नमेंट को जब टैक्स देना चाहिए उससे जानबूझकर छुपाना, यानी उसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन्स। तो बेसिकली ये इलीगल एक्टिविटी होती है आपकी, इनकम आप हाइड करते हो गवर्नमेंट से, और फेक डॉक्यूमेंट्स या रॉन्ग डिटेल्स यूज़ होती है जनरली। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सैलरी आपकी 10 लाख है पर 5 लाख ही शो करना। ठीक है, यानी आप कैश इनकम को रिकॉर्ड ना करना या फेक बिल्स बनाकर प्रॉफिट कम दिखाना, तो वो हमारा होता है टैक्स इवेजन। तो वो टैक्स इवेजन जैसी जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर आप करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लीगल एंड रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो पहला है इंडिया रेगुलेटरी पोजीशन, इंडिया के अंदर क्या इसकी रेगुलेटरी पोजीशन है। तो पहला है क्रिप्टो नॉट लीगल टेंडर, तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी उसे लीगल टेंडर नहीं दिया गया है, लीगली नहीं है इंडिया के अंदर। सेकंड थिंग इज 30% ऑन टैक्स ऑन गेंस, अगर इन केस अगर क्रिप्टो करेंसी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो और उस पर आपको 30 गेंस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर 30% टैक्स आपका लगेगा। ठीक है,
थर्ड है 1% TDS ऑन ट्रांजैक्शन, यानी कि आपकी जो कोई कितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की है क्रिप्टो करेंसी में, पर ट्रांजैक्शंस पे आपको 1% TDS लगेगा। ठीक है, ये बेसिकली रेगुलेटेड इनडायरेक्टली जो है RBI करता है, इसे डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। ग्लोबली क्या अप्रोचेज है, तो सम कंट्रीज रेगुलेट एक्सचेंजेस, तो बेसिकली कुछ कंट्रीज़ में जो है ये रेगुलेटरी एक्सचेंज माना गया है। टैक्स क्रिप्टो पे, मतलब क्रिप्टो पे टैक्सेस भी लगाए गए हैं, और इंट्रोड्यूस AML कंप्लायंस, कुछ जो है AML कंप्लायंस जो रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। ठीक है, अदर्स जो हैं, और जो अगर देखा जाए तो अदर ने बैन कर रखा है ट्रेडिंग, यानी कि आप जो क्रिप्टो का यूज़ जो है ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। पॉलिसी डिबेट क्या है, तो की क्वेश्चंस बेसिकली यही है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना चाहिए, बैंड क्यों है, रेगुलेटेड। ठीक है, शुड क्रिप्टो करेंसीज बी बैंड, क्या बैंड होनी चाहिए, रेगुलेट करनी चाहिए, और या रिप्लेस कर देनी चाहिए भाई हमारी CBDC से। तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है, तो मैं चाहूँगी आप लोग भी इस पर अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी वो सही है इंडिया के लिए या नहीं है, बैंड होनी चाहिए या रेगुलेट होनी चाहिए या फिर रिप्लेस हो जानी चाहिए। ठीक है, आई होप मुझे आप सभी के आंसर्स का जो है इंतज़ार रहेगा। सो कंपैरेटिव एनालिसिस है कि डिजिटल पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो बेसिकली जो हमारा डिजिटल पेमेंट्स रेगुलेशंस का एस्पेक्ट देखा जाए तो हाईली रेगुलेटेड है, बट जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है वो लाइट या मॉडरेट है। अब तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर तो रेगुलेट होती ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड थिंग इज स्टेबिलिटी, तो हमारा डिजिटल पेमेंट जो है वो स्टेबल है, बट हमारा क्रिप्टो करेंसी जो है वो वोलेटाइल है। कंट्रोल जो है डिजिटल पेमेंट्स का हमारा सेंट्रलाइज्ड है, बट लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है इसके ऊपर। रिस्क जो है हमारा डिजिटल पेमेंट्स में कम है, बट हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें रिस्क लेवल ज़्यादा है। सो नेक्स्ट हमारा कंक्लूज़न आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने इसमें सभी में पढ़ा कि डिजिटल पेमेंट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, और इंक्लूजन जो है वो बनाए रखता है। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी हमें ऑफर करती है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मैकेनिज्म, और दूसरी तरफ हमने फिर डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारी जो चैलेंजेस है ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम में। ठीक है, और ये रेगुलेटरी जो बेसिकली आपने देखा कि रेगुलेट जो किया जाता है सिस्टमेटिक रिस्क, प्रोटेक्ट कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की जो प्रोटेक्टिवनेस है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और जो फ्यूचर का बैलेंस है, इनोवेशन को, स्टेबिलिटी जो क्रिएट जाएगी वो टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, यानी जितना अच्छा हमारा टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस रहेगा, रूल्स रहेगा, उतना इफेक्टिव हमारा जो है इनोवेशन बैलेंस रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में हमारा यहीं पे यूनिट नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे यूनिट नंबर 4 जो है वो लास्ट यूनिट है, उसकी 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी और जल्द से जल्द इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जो मैंने बीच में क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर्स भी आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।